नमस्कार दोस्तों आज हम सीटेट 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। सीडीपी का 2024 का 2024 का सीडीपी का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके एग्जाम का बस बहुत ही गिने चुने दिन रहे हैं और इस टाइम पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको सॉल्व किया जाए। तो हम जो 2024 की जो सिर्फ सीडीपी है सिर्फ उस पोर्शन को आज सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू खालिस्तान एंड फेलियर टू खालिस्तान। मास्टरी का मतलब होता है ये महत्ता, मतलब जो मास्टर हो जाता है किस चीज में, जो मास्टर हो गया किस चीज में, एक्सपर्ट हो गया एक तरीके से। उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय, अपनी सफलता है उसका श्रेय किसको देंगे, वो खालिस्तान को देते हैं, और असफलता किसको देंगे। तो आपके ऑप्शन देखिए, योग्यता और अच्छी किस्मत कठिन कार्य है। ऑप्शन बी है योग्यता और कोशिश खराब किस्मत, योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता, योग्यता और कोशिश अपर्याप्त कोशिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि जो महत्व उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देंगे, सफलता का श्रेय देंगे योग्यता और कोशिश को, योग्यता और कोशिश को। और असफलता को, फेल हो गए तो वो किसको देंगे, अपना देंगे अपर्याप्त कोशिश, कि जो कोशिश थी उनकी वो पूरी नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, इसलिए वो क्या हो गए, असफल हो गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, एबिलिटी एंड एफर्ट, इनसफिशिएंट एफर्ट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रोक्सीमोडिस्टल कौन सा सिद्धांत है विकास का, बताया था आपको जो पहले कराया था। प्रोक्सीमोडिस्टल का मतलब होता है समीप दूराभिमुख, मतलब क्या है, पहले समीप के अंग होंगे और ये जो शरीर का केंद्र होता है उसके यहाँ से जो नजदीकी पार्ट होंगे वो पहले विकसित होंगे, दूर वाले बाद में। इसीलिए पहले ये हिस्सा डेवलप होगा, फिर ये होगा, और उंगलियां होगी सबसे आखिर में डेवलप होगी। इसी तरीके से पैरों की तरफ जाएंगे तो जो पैरों की उंगलियां वो सबसे आखिर में डेवलप होगी। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। पहला, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। दूसरा ऑप्शन है, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले समरूप जुड़वा अलग अलग दरों में विकसित हो सकते हैं। ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं लिविंग इन डिफरेंट कल्चर्स कैन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कैन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीड्स इन थ्रेड। मतलब क्या, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। और तीसरा इसका है, चौथा है, बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? जो पहला ऑप्शन है हमारा, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी हो गया, मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी डायमेंशनल होता है, इसका इस चीज के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरा है, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले समरूप जुड़वा बच्चे अलग अलग दरों से विकसित होते हैं, इसका भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है, ये भी नहीं है। सही आंसर क्या होगा इसका? मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, क्योंकि गेंद को पकड़ना होता है तो ऐसे पकड़ सकते हैं, और मोतियों में धागा पिरोना तो वो क्या है, बारीक काम है। और इस सिद्धांत का मतलब क्या है, समीप दूराभिमुख का मतलब ये है कि पहले बच्चा वो काम करेगा जो थोड़े से बड़े हों, और जो बारीक काम है वो सबसे आखिर में होता है इसमें। तो जो बड़े पार्ट्स है उनका सबसे पहले विकास होगा, जैसे बाहों का यहाँ से होगा, फिर यहाँ पर उंगलियों का क्या होगा, सबसे आखिर में विकास होगा। तो जो बारीक काम है वो सबसे आखिर में करना सीखेगा बच्चा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया इसका सही आंसर। और ये जो है, बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास है, ये किस में होगा? ये होता है सेफेलोकोडल, जो विकास का सिद्धांत है उसमें ये होता है। उसमें क्या होता है कि मस्तिष्क के लेकर विकास होगा, नीचे पैरों की उंगलियों तक होगा। तो इसलिए पहले बच्चा बैठता है और उसके बाद क्या होता है, बच्चा खड़ा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन है तीसरा, इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं।
इसके ऑप्शंस है विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, पहला ऑप्शन टू एड थॉट फॉर सेल्फ रेगुलेशन, दूसरा है टू प्रोवाइड सेल्फ रिइंफोर्समेंट, टू प्रोवाइड सेल्फ रिइंफोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स रिइंफोर्स देम, जब वयस्कों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तब आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, बिकॉज दे आर इकोसेंट्रिक, और नेक्स्ट है बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है, इलॉजिकल होती है। तो सही आंसर क्या होगा, जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, वाइगोत्स्की ने को कहा था प्राइवेट स्पीच, क्या कहा था, प्राइवेट स्पीच। और ये क्या काम करती है, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। फर्स्ट ही इसका सही आंसर है, फर्स्ट क्या इसका सही आंसर है, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, टू एड थॉट फॉर सेल्फ रेगुलेशन, ये इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और दूसरा ध्यान रखना कि प्याजे ने जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं, जो प्राइवेट स्पीच होते हैं, इसको बेकार कहा है कि ये क्या है, निरर्थक है, बेकार है, प्याजे का ये मानना था, जबकि वाइगोत्स्की ने इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नेक्स्ट है कि चैलेंज इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है, चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है, पहला ध्यान न्यूनता तिस्क्रियता विकार में, ठीक है, दूसरा है मस्तिष्क पक्षाघात में, तीसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार में, और चौथा है अधिगनात्मक विकलांगता में। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये वो चीज है जिसके अंदर किसमें दिक्कत होती है सबसे ज्यादा, सोशल जो सिस्टम होता है, समाज के साथ इंटरेक्शन करने में बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जो बच्चा इस चीज से पीड़ित होता है, इसमें बच्चा जब भी किसी से बात भी करता है तो हमेशा अपनी नजर नीचे रखेगा और एक ही बात उसको बार बार रिपीट करने लग जाता है, ये दिक्कत होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। और ध्यान न्यूनता तिस्क्रियता विकार क्या होता है, एडीएचडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन का मतलब क्या हो गया, ध्यान, डेफिसिट का मतलब कमी। एक तो दिक्कत होती है कि ध्यान में कमी होता है, बच्चा क्या है, ध्यान नहीं लगा पाता किसी भी चीज में। दूसरा क्या आता है, हाइपर एक्टिविटी, हद से ज्यादा हाइपर होता है बच्चा, एक्टिविटी हद से ज्यादा करेगा, मतलब क्या है, बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, उछल कूद करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, फिजिकली काफी ज्यादा वो एक्टिव होता है। और ऐसे बच्चा अगर क्लास में, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा फिजिकल वर्क करने वाला टास्क दे देना चाहिए, जिसमें बच्चा क्या हो, थोड़ा थोड़ा बिजी रहे, छोटे छोटे काम दे देना चाहिए उसको। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। जो स्कैफोल्डिंग होती है उसमें क्या, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आचरण का उदाहरण है। जो स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल है कौन सा है, पहला देखते हैं किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा है प्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, ठीक है, प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विद ए ग्रेड फॉर देयर वर्क एज मोटिवेशन। नेक्स्ट है एक छात्र को एक पठन कार्य और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विद ए रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करके फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना, अपने दम पर बच्चा क्या करे, महारत हासिल करे, डेमोन्स्ट्रेटिंग ए स्किल टू ए स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ओवन। तो इसमें क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, इसके फोल्डिंग का क्या बताया था मैंने आपको, एक ट्रिक बताई थी, सह और सह से क्या बताया था, सह और सह से बताया था सहायता, सह से क्या बताई थी, सहायता। ये एक टेम्परेरी, एक अस्थायी सहायता होती है, जो वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चे को कि जो अस्थायी एक सहायता देते हैं ताकि उसका जो लेवल है वो आगे बढ़ सके। तो इसको बोलते हैं किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका क्या है, सही आंसर है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि
दो तीन चीजें थी वाइगोत्स्की में। पहला था लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का स्तर। ये वो लेवल होता है जहां बच्चा अपनी मेहनत करके बिना किसी की सहायता के मतलब रिजल्ट प्राप्त करता है। जैसे एक बच्चे ने सीटेट के अंदर 80 नंबर ले लिए, 80 मार्क्स बिना किसी की सहायता से खुद पढ़ के, तो ये क्या है, LAD है, लैंग्वेज ऑफ लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट इसके अंदर है क्या, फिर बच्चा कोचिंग गया, स्टूडेंट है कोचिंग गया, कोचिंग में की हेल्प से उसने मार्क्स ले लिए 130, कितने ले लिए 130, 130 नंबर ले लिए। तो अब क्या है, बच्चा जो 130 से 80 से 130 गया, जो 50 नंबर का डिफरेंस हुआ है, जो ये जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं ZPD। क्या बोलेंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। इसको बोलेंगे लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का स्तर। इतनी चीजें हैं। एक चीज इसके और अंदर होती है, एक नाम आता है स्कैफोल्डिंग का और एक नाम आता है MKO। क्या आता है, MKO। वाइगोत्स्की में सिर्फ इतनी चीजें हैं महत्वपूर्ण। ये मैंने बताया था सह से क्या होगा, सहायता, कि यहाँ जो स्टूडेंट है उसको क्या मिली, 80 नंबर वो ले रहा था अपनी दम पर, अब उसने ले लिए 130, 50 नंबर का डिफरेंस है। ये जो सहायता मिली है इसको, इसको क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग मिलेंगे। और जिसने सहायता की है, जिसने सहायता की, वो क्या होता है, MKO। इसमें टीचर्स आ गए या कोई दोस्त हो गया जिसने उसको कुछ भी पढ़ाया हो, समझाया हो, वो चीजें होती है। टीचर्स आ गए, MKO बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। बस इतनी चीजें हैं वाइगोत्स्की के अंदर। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है डिसग्राफिया इज करेक्टराइज्ड बाय, लेखन विकार की विशेषता क्या है, बताओ भाई। डिसग्राफिया की क्या विशेषता है, डिसग्राफिया में क्या दिक्कत आती है बच्चे को। पहला ऑप्शन है विलंबित मोटर स्किल, डिलेड मोटर स्किल है उसकी, वो देर से डेवलप होती है। डिफिकल्टीज इन राइटिंग, लेखन में कठिनाइयां, लिखने में दिक्कत होगी। लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, पढ़ने के प्रवाह में कमी हो गई। नेक्स्ट है रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न, दोहराए जाने वाले व्यवहार का पैटर्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिंदी में तो नाम ही दे रखा है लेखन विकार, और वैसे कई बार क्या एग्जाम में सीधा ये लिखा था, हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया का क्या मतलब होता है, इसमें दिक्कत होती है, लिखने में बच्चे को दिक्कत होती है, लेखन में कठिनाइयां। ट्रिक मैंने बताई थी, जैसे ग्राफ बनाते हैं, यू होता है किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी तरह का हमने ग्राफ बना लिया कोई भी, जो हम ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, लिखकर ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ जब हम लिखकर बनाते हैं तो ये किस चीज से संबंधित हो गया, लेखन से, राइटिंग से रिलेटेड हो गया। तो डिसग्राफिया के अंदर क्या होगा, कठिनाई। और एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है सीटेट के अंदर इन्हीं में से, वो होता है डिसलेक्सिया। कौन सा पूछते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, पठन विकार है, पढ़ने में दिक्कत, पढ़ने में प्रॉब्लम, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी बच्चे को डिसलेक्सिया में। और उसमें एक चीज और भी आता है, बच्चे को उल्टा दिखता है, जैसे बी ऐसे लिखा हुआ होता है, बच्चे को क्या दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। अब हम ऐसे लिखते हैं और बच्चे को, डिसलेक्सिया वाले बच्चे को क्या दिखेगा, ये उल्टा दिखेगा। ये दिक्कत किसमें होती है, डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया सबसे ज्यादा आता है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया अब तक, वो क्या, कौन सा पूछा गया है, डिसलेक्सिया पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, in order to help students to become good problem solver, a teacher should emphasize on the practice of, कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। एक टीचर को किस चीज पर बल देना चाहिए कि बच्चा क्या हो, अच्छा समाधानकर्ता बने, प्रॉब्लम सॉल्वर बने। तो पहला क्या है, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद धारणाओं और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म ऑलरेडी हेल्ड बिलीफ और प्रोस्पेक्ट, प्री कंसेप्शंस। नेक्स्ट है अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स इन ए पर्टिकुलर रूटीन, समस्याओं को एक निश्चित दिनचर्या में हल करना। नेक्स्ट है बड़ी और जटिल समस्याओं को अधिक प्रबंधनीय समस्या में विभाजित करना।
ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डाउन इनटू मोर मैनेजेबल प्रॉब्लम्स, ये हो गया। नेक्स्ट है सेंटरिंग ओनली ऑन वन पर्टिकुलर पॉसिबल सॉल्यूशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम, समस्या से संबंधित केवल एक संभावित हल पर ध्यान केंद्रित करना एक तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि बच्चा क्या है, अच्छा समस्या समाधान करता बने, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बने। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, पहला पढ़ते हैं, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद धारणाओं और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। मतलब जो पहले बच्चा बायस्ड है किसी भी चीजों को लेकर, उसके पूर्वाग्रह, उसकी धारणाएं हैं, वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। क्या इस तरीके का मतलब टीचर को करना चाहिए, इस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो ये तो क्या अपने आप में गलत है, क्योंकि टीचर को ऐसा काम करना चाहिए जो पहले के उसकी धारणाएं, पहले के बिलीफ है, पूर्वाग्रह, उनको चुनौती मिले एक तरीके से। ध्यान रखना इस चीज का। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसी को पुष्ट करे, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो और ज्यादा बिलीफ को, धारणाओं को बच्चे के हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं करना, टीचर को क्या करना है, उनको चुनौती दे, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ऐसी प्रोसेस को फॉलो करना है। समस्याओं को एक निश्चित दिनचर्या में हल करना, एक पर्टिकुलर रूटीन हो, उसी में हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो ये भी अपने आप में कोई सही चीज नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मतलब रूटीन होगा, उसी में हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, बाकी ना करें। तो इस चीज पर बल दे, तो ये भी कोई सही चीज नहीं है। नेक्स्ट है बड़ी और जटिल समस्याओं को अधिक प्रबंधनीय समस्या में विभाजित करना। और अगला है समस्या से संबंधित केवल एक संभावित हल पर, किसके ऊपर, सिर्फ एक संभावित हल पर, कोई प्रॉब्लम आ गई सिर्फ उसका एक सॉल्यूशन हो, इस चीज पर बल दे। तो ये भी सही चीज नहीं है। तो हमारा सही क्या हो गया, बड़ी और जटिल समस्याओं को अधिक प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। तो तीसरा हमारा क्या हो गया, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो गया कि जो बड़ी और जटिल समस्या, उनको क्या करना, अधिक प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, कि उनको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर लेना। तो फिर क्या, छोटी टुकड़ों में बंट जाएगी, तो बच्चा क्या होगा, उनको आसानी से सोल्व कर पाएगा। नेक्स्ट है, आगे है कथन कारण वाला प्रश्न। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इन्हीं से डरते हैं, जबकि सबसे ज्यादा आसान भी यही होते हैं। पढ़ते हैं पहला प्रश्न कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। पहली चीज ये है, इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल्स एज वेल एज असेसमेंट स्ट्रेटजीज। दूसरा है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। देखिए एक चीज ध्यान रखना, जब भी कथन कारण वाले क्वेश्चन हो, तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि दोनों सही हो। दूसरा क्या है कि जहां इसमें जिस चीज की बात की जा रही है, जिस विषय की, वही उसी की बात इसमें हो, उसी की बात किसमें हो, इसमें हो। जैसे हम कहते हैं कि हनुमान जी है किसके भगत थे, श्री राम के भगत थे, श्री राम के भगत थे। और हनुमान जी क्या लेकर आए, संजीवनी बूटी लेकर आए। हनुमान जी क्या लेकर आए, संजीवनी बूटी लेकर आए। ये दो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये भी कथन है और ये कारण है। तो अब क्या होगा कि यह दोनों जगह किसका जिक्र हो रहा है, हनुमान जी का जिक्र हो रहा है। दूसरी बात, और दोनों बातें भी क्या एकदम है सही है। तो इसका मतलब होगा कि ये इसकी क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है। अगर ऐसी चीज आती कि हनुमान जी श्री राम के भगत थे, ठीक है। दूसरा होता कि श्री राम ने रावण को मारा, बात तो दोनों ठीक है, पर यहाँ हनुमान जी का जिक्र और यहाँ किसका आ गया, श्री राम का जिक्र आ गया। तो ये बातें अपने आप में गलत हो जाती है। इसका आंसर होता कि सही व्याख्या नहीं की गई है। दोनों जगह एक ही बात हो, एक ही बात हो, दोनों जगह दोनों कॉमन हो, जहां इसकी बात होती है वही बात इसमें हो और दोनों बातें सही हो, तो वो उसका आंसर क्या होगा कि ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो पहली चीज तो हम देखते हैं कि हमारी जो बात बोली गई है वो सही है कि नहीं है। एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा क्या होती है, वो कक्षा जिसके अंदर हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़े, कोई मंद बुद्धि हो, कोई तेज बुद्धि हो, कोई मीडियम का हो, कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो, जिसको कम दिखाई देता हो, कम सुनाई देता हो, इस तरह की जिस बच्चे को प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, वो सारे बच्चे एक साथ एक ही जगह पढ़े, अलग अलग नहीं हो। ये होती है समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या है, छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। ये बात क्या बिल्कुल सही है। बहुसंवेदी सामग्री कौन सी होती है, बहुसंवेदी सामग्री होती है
जिसमें मतलब अलग अलग सेंसेस का प्रयोग हो, आंख कान नाक जीभ त्वचा, जैसे दिखने वाले भी हो, सुनने वाली चीजें भी हो, और जैसे छू कर भी उसको महसूस करके बच्चा सीख सके। दूसरा क्या है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण है। ये आ गए, ये टैग वर्ड्स मैंने कराए थे, जिसके अंदर ये चीज बताई थी कि जहां पर भी स्टैंडर्ड नाम आ जाए, मानक नाम आ जाए, मानकीकृत नाम आ जाए, वो क्या होगा, वो नेगेटिव टैग वर्ड है, और जहां भी वो शब्द दिख जाए, स्टेटमेंट को क्या कर देना, क्रॉस कर देना, वो क्या होती है, गलत होती है। कभी भी बच्चे के लिए किसी भी चीज का हमें स्टैंडर्ड निर्धारित कभी भी नहीं करना, किसी भी चीज का मानक निर्धारित नहीं करना, स्टैंडर्ड है बिल्कुल भी निर्धारित नहीं करना, तो ये क्या होगी, अपने आप में गलत होगी। तो जहां पर भी स्टैंडर्ड नाम आ जाए उसको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। तो सही चीज क्या है, ए और आर दोनों गलत है, नहीं, ए और आर दोनों गलत है, इसमें एक जगह गलत नहीं, यहां पर ट्रू आना चाहिए था। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है, दोनों सही नहीं है हमारे यहाँ। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नहीं, ये ऑप्शन इसके ठीक नहीं है, आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए सही है और आर क्या है, गलत है। मतलब क्या होगा, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है। नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए सही है, जबकि ए आर की व्याख्या है वो क्या करता है, गलत करता है, सही व्याख्या नहीं करता, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नॉट अबाउट, कि जो सार्थक अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन है मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी को याद करना, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं को समझना, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ज्ञान का निर्माण करना, डेवलपिंग स्किल्स, कौशलों का विकास करना। देखिए पहली चीज क्या होगी, इसमें क्या पूछा है, नहीं है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं बतानी हमें। तो अवधारणाओं को समझना, समझना अपने आप में क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, मैंने बताया था आपको, जहां पर भी अंडरस्टैंडिंग नाम आ जाए उसको हमेशा क्या मानना है, सही मानना है। ज्ञान का निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, रचना करनी, रचनात्मकता मैंने बताया था, निर्मितवाद, वो एक चीज दिखाई थी आपको टैग वर्ड्स के अंदर, ये दिखे तो उसको क्या कर देना, राइट, सही क्लिक कर देना। कौशलों का विकास करना, डेवलपिंग स्किल, स्किल डेवलप करते तो ये अपने आप में क्या है, अच्छी चीज है। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी को याद करना, जब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स कराए थे तो उसमें एक चीज याद बताई थी कि जहां पर भी शब्द देखिए मेमोराइजिंग या रोट लर्निंग, याद करना, किसी भी चीज को दोहराना, कंठस्थ करना, इस तरह के शब्द देखे वो क्या होते हैं, वो क्या होते थे, नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड दिखते ही क्या कर देना, हमें क्रॉस लगा देना है। तो वो जो वीडियो है पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स की, वो आप ध्यान से देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन वो आपके वहीं से सोल्व हो जाएंगे। जैसे ये दिख गया हमें, तो हमने राइट क्लिक कर दिया, ये पेलपोज दिखाया, मेमोराइजिंग लिखाया हुआ, जिन बच्चे की वो मतलब समझी हुई है स्टूडेंट की, नेगेटिव टैग वर्ड्स उसको याद दिखते ही उसको पता चल गया कि ये बात है, ये क्या है, गलत है, और गलत बात इसने पूछी है, तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वही है कथन कारण वाला, शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, व लड़कियों को कला अलंकरण में कार्य देने चाहिए, पहला ऑप्शन। ये क्या हो गया, अभिकथन हो गया। दूसरा, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करनी चाहिए, ये क्या है, दूसरा ऑप्शन। पहला क्या है, टीचर शुड इनकरेज बॉयज टू हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स व्हाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स, कि लड़कों को किसके लिए टीचर कह रही है तो तुम खेलो, और लड़कियों को क्या कहा जा रहा है उनको कि तुम क्या करो, डेकोरेशन, सजावट में, इन चीज में ये काम तुम करो।
तो ये अपने आप में क्या है, गलत बात है। गलत बात क्यों है? क्योंकि टीचर्स को हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिसके अंदर जो लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायसेस है, वो ना दिखे। तो अगर कोई टीचर ये कह रहा है कि लड़के हैं वो खेलों में भाग लेंगे और लड़कियां सजावट का काम करेगी, लड़कियां रंगोली बनाएंगी और लड़के दरिया बिछाएंगे, अगर हम ये कर रहे हैं तो ये हमने क्या कर दिया, एक तरीके से गलत कर दिया, लैंगिक पूर्वाग्रह का काम हमने कर दिया। हमें बच्चों को, स्टूडेंट को एज ए टीचर ऐसे ट्रीट करना है कि उनके अंदर जेंडर जैसी भावना ही ना है कि मैं लड़का हूं कि लड़की हो। काम देना सीधा, लड़की दिखे तो उनको खेलने को कह सकते हैं और लड़कों को भी कह सकते हैं रंगोली बनाओ, तुम डेकोरेशन का काम करो, ये भी कहा जा सकता है। तो अगर स्पेशल हम यही कह रहे हैं कि लड़के खेलेंगे और लड़कियां डेकोरेशन में भाग ले, इसका मतलब क्या है, वो टीचर क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह का शिकार है, जेंडर बायस का शिकार है। तो ये पहली बात अपने आप में क्या होगी, गलत होगी। दूसरी क्या है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स, बच्चे है वो जेंडर रोल एक्वायर करते हैं, किसके कारण, प्राइमरली बिकॉज ऑफ अंडरलाइनिंग बायोलॉजिकल डिफरेंस। जो जैविक भिन्नता होती है बच्चे की, उसके आधार पर बच्चे क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई बच्चे की जैविक भिन्नता है, मतलब एक बच्चा नर पैदा हो गया, एक मादा पैदा हो गया, मेल फीमेल पैदा हो गया, तो ये कह रहा है कि जो जैविक भिन्नता है उसी के आधार पर उसको समाज का रोल लेना चाहिए, ग्रहण करते हैं। जैसे एक लड़की पैदा होगी तो वो रसोई का काम करेगी, अच्छा कोई लड़का पैदा हो गया तो वो खेत का काम करेगा या बाहर का कोई जोर का काम लड़का ही करेगा, लड़की नहीं करेगी। ये चीजें क्या होगी, जैविक भिन्नता के आधार पर होगी। तो ये बात अपने आप में क्या है, गलत होती है। ये जो जेंडर भूमिका निर्धारित होती है, ये कौन निर्धारित करता है, ये कौन निर्धारित करता है, ये समाज निर्धारित करता है। कौन करता है, समाज, सोसाइटी निर्धारित करती है। ध्यान रखना है इस चीज का कि कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट आए तो जो जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर उसको काम बांटे जाते हैं, वो किसके आधार पर बांटे जाते हैं, सोसाइटी के आधार पर। समाज कहता है कि लड़की होगी तो वो रसोई का काम करेगी और लड़का है बाहर का काम करेगा, ये समाज ने सिखाया है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था नहीं करके भेजी कि लड़की है तो उसको रसोई में ही रहना होगा, लड़का है वो बाहर का काम करे। नेचर ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, ये किसने बनाया सिस्टम, समाज ने बनाया है। तो दोनों ही बातें अपने आप में क्या है, गलत है। जो पीछे हमारे ऑप्शन थे पिछले प्रश्न में, ये ऑप्शन सही होता, उसमें ए सही है लेकिन आर गलत है, जबकि उसमें जो ऑप्शन थे वो थोड़े से मिसप्रिंट हो गए, गड़बड़ हो गई। इसमें क्या होगा, दोनों ही गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस चीज, इन्हीं से आपको पता चलेगा कि आपका बेस कैसा क्या है, किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, और जिस भी स्टूडेंट को सीटेट क्लियर करना है या अच्छे मार्क्स लेने हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कम से कम पिछले 5-7 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो ध्यान से सोल्व करे उनको। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दूसरा उसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, काइनेस्थेटिक लर्नर्स प्रेफर टू लर्न थ्रो। जो काइनेस्थेटिक लर्नर है वो कैसे सीखते हैं, गतिशील अधिगामी, खालिस्तान के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। पहला सीइंग देखने से, दूसरा टच छूने से, तीसरा डूइंग एंड मूविंग करने और चलने फिरने से, चौथा है रीडिंग पढ़ने से। काइनेस्थेटिक लर्नर्स, ये किसने बताया था इनके बारे में, हार्वर्ड गार्डनर की थी ना, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था, जो बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीलिंगुअल, सॉरी मल्टी जो इंटेलिजेंस है, वो जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, वो किसका था, हार्वर्ड गार्डनर का था। किसका था, हार्वर्ड गार्डनर का था। उसमें बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। उसमें काइनेस्थेटिक एक पार्ट होता है, ठीक है, उसमें लॉजिकल एक पार्ट होता है, इस तरीके से अलग अलग उसमें पार्ट थे कि 8 तरह की बुद्धि होती है, जिसमें जो इंटेलिजेंस ज्यादा होगी बच्चा वही काम ज्यादा करेगा। तो काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेस्थेटिक का मतलब होता है कि वो करने और चलने फिरने वाला, कि जो बच्चा कुछ भी करेगा तो वो करके सीखेगा। ये चीज किस में होगी, काइनेस्थेटिक में होगी। मतलब लिख लिख के, कुछ बच्चे होते हैं लिख लिख के याद करेंगे, अगर वो लिख कर ना देखे तो उनको याद नहीं होता। जैसे मैं काइनेस्थेटिक हूँ, अगर मैं लिख कर ना देखूं तो मुझे ये लगता है कि मेरी याद ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं वो लिख कर देखते ही नहीं है कभी, फिर भी उनको याद होते हैं। इसका मतलब क्या, वो काइनेस्थेटिक नहीं है। एक काइनेस्थेटिक होता है, एक होता है ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी लर्नर, ऑडिटरी लर्नर कौन से होते हैं, जिनको सुनने से याद होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो
सुनकर याद है। ये वो बच्चे होते हैं जो बोल बोल कर पढ़ते हैं, क्योंकि जितना ये बोल बोल कर पढ़ेंगे तो वो आवाज इनके कानों में जाएगी, और आवाज जब कानों में जाएगी तो इनको क्या हो जाएगा, याद होगा। फिर एक दूसरा होता है विजुअल लर्नर्स। कौन सा होता है? विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जिनको देखने से चीजें याद होगी। किस कैसे चीजें याद होगी? इनको देख कर। मतलब इनको कोई आपको वो दिखाओ, आप इनको कोई फिल्म दिखाओ या डायग्राम ज्यादा ज्यादा दिखाओ, तो ये चीजें होंगी जो इनको देखकर ज्यादा जल्दी याद होता है। ये सुनकर याद करेंगे, इनके लिए ज्यादा अच्छी होती है। ग्रुप डिस्कशन करना, एक दूसरे से मतलब वाद विवाद करना, विचार विमर्श करते हैं तो इनको ज्यादा जल्दी याद होता है। तो कई बार आपने सुना होगा टीचर से या बड़ों से कि बेटा लिख लिख कर देखना चाहिए, लिख लिख कर याद करना चाहिए, लंबे समय तक याद रहता है। ये बात एकदम है गलत है, क्योंकि लिख लिख कर प्रैक्टिस करने से सिर्फ उन्हीं को अच्छा याद होगा जो काइनेस्थेटिक होगा। जो ऑडिटरी बच्चा होगा उसको कहोगे आप लिख लिख कर देखो, नहीं याद होगा। उसको होगा बोल बोल कर याद करना, ग्रुप डिस्कशन करके उससे क्या होगा, बात करना, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन करेगा तो सुनेगा, और सुनी हुई बातें उसको ज्यादा याद रहती है। विजुअल वो होगा, अगर ये इंटेलिजेंस जिस भी बच्चे में ज्यादा होगी उसको हमेशा चीजें देखकर ही याद होगी। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, जब भी कुछ भी पढ़े उसके अलग अलग डायग्राम बनाता रहे अपनी नोटबुक के अंदर। और विजुअल जिनके ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना, उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। ऐसे लोग क्या होते हैं जिनको आप एक बार किसी शहर से घुमाओ, इनको ये 2 साल बाद आएंगे तो वापिस उन्हीं गलियों से आपको निकाल ले जाएंगे। कौन से? क्योंकि ये विजुअल लर्नर्स है, ये चीजें देखते तो इनको ज्यादा जल्दी याद हो जाती है। इसलिए जितने म्यूजिक सॉरी डायरेक्टर होते हैं ना फिल्मों के, उनकी क्या होती है, विजुअल जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा होती है। इसलिए वो क्या है, क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, चीजें अलग अलग दिखाएंगे आगे से पीछे से हर चीज से, ये चीजें होती है। 3 मेन लर्नर, काइनेस्थेटिक लर्नर, ऑडिटरी लर्नर और विजुअल लर्नर। तो काइनेस्थेटिक में से क्वेश्चन आया, हो सकता है कि ऑडिटरी या विजुअल्स में से आ जाए, ध्यान रखना इस चीज का। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, ए स्कल्पचर वुड एग्जिबिट हाई, एक बार इसको मिटो लेते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक मूर्तिकार बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में खालिस्तान बुद्धि का उच्च विकास होगा। मूर्तिकार, स्कल्पटर, ये क्या करेगा, जो मूर्ति बनाने वाला होता है, ठीक है, इसमें कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, मूर्ति बनाने वाले में। और दूसरा, मूर्तिकार खालिस्तान बुद्धि का उच्च विकास होगा, बताओ, मूर्ति बनाने वाले में। प्रकृतिवादी स्थानिक होगा, नेचुरलिस्टिक स्पेशियल होगा, ट्रांसडक्टिव स्पेशियल, ट्रांसडक्टिव स्थानिक होगा, लॉजिकल मैथमेटिक काइनेस्थेटिक तार्किक गणितीय काइनेस्थेटिक होगा, स्पेशियल स्थानिक, और बॉडीली काइनेस्थेटिक गति स्थैतिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, जो मूर्तिकार होता है उसके अंदर क्या चीज होती है, प्रकृतिवादी होता है। वो क्या होता है, प्रकृतिवादी होगा। वजह क्या होगी, क्योंकि नेचर से जुड़ा होता है, वो मूर्तियां भी हमेशा बनाता है, तो उसके लिए जरूरी क्या होता है, नेचर में देखता है, वो ज्यादा नेचर से ज्यादा जुड़ा होता है, तो ये इंटेलिजेंस इसमें ज्यादा होती है। और दूसरा क्या करता है मूर्तिकार है, कौन सी बुद्धि इसमें ज्यादा होगी, स्थानिक की, क्योंकि अलग अलग जगहों के बारे में उसको जानकारी अच्छी होती है, अलग अलग जगहों की उसको मूर्तियां बनानी होती है, तो वहां के कल्चर में रहना, वहां की चीजों को ऑब्जर्व करता है वो, तभी वो अच्छी एक मूर्ति बना पाएगा, अपनी मूर्तियों में वो चीज वो दिखा पाएगा। अब हरियाणा राजस्थान का मूर्तिकार होगा, जब भी कोई मूर्ति बनाएगा तो यहाँ के कल्चर दिखाएगा, वो यहाँ का पहनावा दिखाएगा अच्छे तरीके से, यहाँ के गहने दिखाएगा। अब साउथ में कुछ दिखाना हो तो ये बंदा नहीं दिखा पाएगा, अगर ये दिखाना हो तो ये इसको वहां जाएगा और तब अच्छी बना देगा। अच्छी तभी बना पाएगा जब इसके अंदर ये इंटेलिजेंस क्या होगी, डेवलप ज्यादा होगी, कि जहां पर भी किसी भी स्थान पर जाए उसको बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर सके, उसकी चीजों को अपने दिमाग में फिट कर सके। और नॉर्मल जिसकी ये अच्छी नहीं होगी वो ये चीज कभी भी नहीं कर पाएगा। ये तार्किक गणितीय लॉजिकल वाली मैथ में होती है, ठीक है। स्थानिक मतलब जगहों के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी होना, ये चीज किस में होती है, एक मूर्तिकार में, इन्हीं में होगी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, इंक्लूजन नीड्स टू प्रमोटेड थ्रो। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्लूजन नीड्स टू प्रमोटेड थ्रो किसके द्वारा होगा, कैसे समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, लचीला पाठ्यक्रम हो, फ्लेक्सिबल करिकुलम हो,
दूसरा सहकारी अधिगम और कोऑपरेटिव लर्निंग हो। तीसरा हुआ सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग और पृथक्करण और नामांकन हो। असेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग हो, भवन सुगमता हो। तो सबसे मेन चीज देखनी है हमें, समावेशन का मतलब होता है समावेशी शिक्षा मान सकते हो एक तरीके से, समावेशी कक्षा मान सकते हो, इंक्लूसिव। ठीक है, उसके अंदर क्या है, हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़े, या जनरल सेंस में देखे समावेशन का, तो हर तरह के लोग एक साथ रह सके या आगे वो कुछ भी काम कर सके। तो क्या चीज होनी चाहिए, और यहाँ पर पाठ्यक्रम आगे मतलब एक स्टूडेंट की बात की गई है, स्कूल में कैसी चीज होनी चाहिए, क्या क्या चीज आवश्यक है। लचीला पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल करिकुलम हो, एकदम बिल्कुल सही है। फ्लेक्सिबल करिकुलम का मतलब क्या होगा कि बच्चे के नीड्स के हिसाब से होगा, कुछ बिल्कुल आसान होगा, थोड़ा सा उसका पार्ट मॉडरेट होगा, मीडियम होगा, थोड़ा सा पार्ट उसका क्या होगा एकदम थोड़ा सा ज्यादा टफ होगा। क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो टफ नहीं सीख सकते तो वो सिंपल सीखेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल तक रहते हैं, वो आसान और मीडियम दोनों कर लेंगे। वो थोड़े से टैलेंटेड होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वो क्या करते हैं थोड़ा सा टफ होते हैं, उसको भी बहुत आसानी से सीख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम सिलेबस क्या हो, लचीला हो। अगर सिलेबस ऐसा बना दे कि मतलब बहुत ही क्या करते उसको टफ कर दे, मुश्किल कर दे सिलेबस, तो सिर्फ जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वही कर पाएंगे उसको, बाकी तो बेचारे रह जाएंगे। या बिल्कुल सिंपल कर दें तो जो मीडियम होंगे और प्रतिभाशाली होंगे वो उससे बोर हो जाएंगे, वो थोड़े टाइम में कर लेंगे, फिर उनको दिक्कत होगी। तो इसीलिए सिलेबस क्या हो, लचीला हो। सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग है, एक दूसरे के साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन हो गया, एक दूसरे के साथ बातचीत करके पढ़ना, एक दूसरे का सहयोग करना पढ़ने में। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग अपने आप में क्या है, अच्छी चीज है, और समावेशन का एक तरीके से बढ़ावा देगी इसको। पृथक्करण और नामांकन और भवन सुगमता, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। पृथक्करण और नामांकन, सेग्रेगेशन का मतलब कहता है अलग अलग कर दें, इंटेलिजेंट का एक ग्रुप बना दिया, मीडियम का अलग बना दिया, ठीक है, या फिजिकल डिसेबल्ड है उनको अलग रख दिया कि तुम नहीं सीख पाओगे, तुम्हें हम अलग रखते हैं ऐसा। तो ये भी क्या है अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है। लेबलिंग बच्चों पर नहीं करनी कि किसी का नाम चश्मिश रख दिया, मोटे रख दिया, छोटे रख दिया, टिंकू रख दिया, ऐसे नाम बिल्कुल भी नहीं रखने कि टिंकू जी या टिंकू जिया वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी आपको नहीं करनी। नामांकन नहीं करना, लेबलिंग नहीं करनी किसी भी बच्चे के अंदर, क्या नहीं करनी, बच्चे पर हमें लेबलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। तो क्या आवश्यक है, ये आवश्यक है और ये आवश्यक है। और भवन सुगमता, देखिए बिल्डिंग तो अच्छी होनी चाहिए, जरूरी है, बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी तो सबसे पहली बात है तो बच्चे स्कूल में क्या आएंगे, गिरने की संभावना होगी, तो वो भी अपने आप में क्या एक नेगेटिव चीज है। तो बिल्डिंग भी हमारी अच्छी हो। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन देखो इसमें से कौन सा है, पहला, दूसरा और चौथा। तो ये जो ऑप्शन है हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर है। अब थोड़ा सा टाइम बचा है, जो भी स्टूडेंट्स जिसकी पहले तैयारी उसने सही से नहीं की है या पढ़ना शुरू नहीं किया, जो अब पढ़ना शुरू करा है उसके लिए सबसे सही चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। मैंने 2 सीटेट के एग्जाम दिए, वैसे 3 भी दिए थे, एक तो 2016 में दिया था बहुत स्टार्टिंग में, तो वो तो मैं पता भी नहीं था कैसे सोल्व करना है, वो एक अलग बात है। उसके बाद मैं तो सिर्फ ये पढ़ के गया था और मेरा सीटेट क्लियर हो गया, सिर्फ पिछले 2-3 साल है क्वेश्चन पेपर। पर वो तब हो गया जब मैं और दूसरी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा बेस अच्छा बना हुआ था, मेरी स्कूलिंग भी काफी अच्छी हुई है। पर इतना अगर आप कर जाओगे, पिछले 5-7 सालों क्वेश्चन पेपर कर जाओगे और मेन टॉपिक्स आप पढ़ जाओगे, तो भी आपका आराम से सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी, ये सोचना कि कर ही देंगे, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं दिमाग में लेके आने की, नहीं होगा, ठीक है ना। मेहनत है तो कर देंगे, बिल्कुल विश्वास रहे खुद पर, फोड़ दें, सीटेट क्या ही चीज है, बड़े बड़े कांड करने जीवन में, तो सीटेट तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस, कि बच्चे तब बेहतर सीखते हैं यदि वे अनुभव करते हैं। तो बहुत सियानी बात करी है भाई, ये तो पता ही है आपको, बच्चे कब अच्छा सीखेंगे, बच्चे तब अच्छा सीखेंगे जब वो क्या करेंगे, बेहतर सीखते जब वो अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। तो सही आंसर पहला क्या ऑप्शन होगा, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी। दूसरा क्या होगा, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर की चिंता, असहायता का अनुभव करना, असहायता का अनुभव, ठीक है। तो पहला देखते हैं बच्चे कब बेहतर सीखेंगे, कि गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता हो, मतलब एक्टिविटी आप कर रहे हैं और उसमें अलर्ट नहीं है बच्चा, लो लेवल की अलर्टनेस है, तो ये तो क्या हो गया अपने आप में गलत है। सतर्क तो पूरा रहना पड़ेगा बच्चे को, अलर्ट तो पूरा ही रहना पड़ेगा। आप ढा रहे हो बच्चे को और बच्चा कहीं और ख्यालों में खोया हुआ है, उसको किसी और ही की यादें आ रही है, यादें तो आ रही है यादें आके, तो ये क्या अपने आप में गलत है बात है।
मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। मीडियम हो कि ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा नहीं है, ये बात बिल्कुल भी नहीं चलेगी, उत्साह पूरा होना चाहिए। असहायता का अनुभव, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, ये भी गलत बात है। प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर की चिंता, हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी टू परफॉर्म। एंजाइटी, चिंता, चिंता तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड, और ये जहां भी दिखे उसके ऊपर क्रॉस करना कि ये तो सारे ही गलत हो गए। जब आपके जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन हो, आपको ये लगे कि या तो सारे ही सही है और यह क्या है, सारे ही गलत है, तो उसमें से हमें फिर उस ऑप्शन को लेना है जो थोड़ा सा हमें ठीक लगे, इनसे बेहतर लगे। तो निम्न स्तर की सतर्कता, बिल्कुल ही लो लेवल अलर्ट हो बच्चा, ये तो बात देखिए अपने आप में गलत है। ये तो बिल्कुल भी कभी भी किसी भी एंगल से सही नहीं हम साबित कर सकते, सही नहीं कहा जा सकता इस बात को, तो बिल्कुल भी नहीं। प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर की चिंता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और चिंता हो बच्चे को, हाय 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 कैसे होगा, तो ये भी अपने आप में क्या एकदम ही गलत बात है। हेल्पलेसनेस हो, बिल्कुल ही ये भी गलत बात है। तो क्या सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह है, मीडियम लेवल का जो उत्साह होगा, मॉडरेट लेवल का एक्साइटमेंट है, कि ना तो ऐसे बिल्कुल लो ना ऐसा कि हाँ अब कर देंगे, ठान देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। मीडियम लेवल का उत्साह है। तो इन सारे ऑप्शन को देखते हैं तो ये ऑप्शन सही लगता है। इसके लिए सही आंसर क्या होगा, ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया गया है। और यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो ऐसे फंसोगे आप, आपको लगेगा मैंने तो ठीक कर दिया और आपका पर्सन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस है, और जो इनको कर जाएगा उनके नैया पार है। नेक्स्ट है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये क्वेश्चन आजकल खूब ज्यादा आने लगे हैं, तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। क्या करना है, इनके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस है रखना है। पहला, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आजकल काफी ज्यादा आते हैं भाई। 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सही और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए हाँ ठीक है, क्या है कि बच्चों को सही और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। 5-6 साल के बाद नाजुक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं अंग्रेजों को पढ़ाते हैं कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, देखिए अंग्रेजों को पढ़ाते हैं, अंग्रेजों के लिए ये बात है। ये अपने आप में क्या है, लेबलिंग है, नामांकन है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, टीचर को ये नहीं करना चाहिए, तो भाई आगे से हम भी नहीं करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, शुड नॉट प्रेशराइज्ड, प्रेशराइज्ड नहीं करना, राइट प्रॉपर की तुम एकदम सही लिखो और विद इन द लाइन्स। देखिए क्या होता है कि आपने देखा ना, कॉपी ऐसी होती है, 4 लाइनों वाली होती है, ए को लिखना होता है तो हमें क्या लिखेंगे, ऊपर की 3 लाइनों में, और छोटा ए होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, चेंज करते हैं भाई, और बी होगा तो ऐसे होगा। अब आप कहो बच्चों को ऐसे ही लिखना है, तो ऐसे नहीं होता। बच्चा लिखेगा तो बी ऐसे भी लिख सकता है, बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, शुरुआत में ए ऐसे लिखता है। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को स्कूल में तो वैसे ही करते हैं। मैंने कभी भी पहले फर्स्ट क्लास के बच्चों को ये नहीं कहा कि प्रॉपर लिख, लाइन में लिख, मिटो मिटो कर लिख, नहीं, वो जैसे लिख रहे हैं तो ठीक है। अब शुरुआत में तो बच्चे क्या होते हैं, ए डाल दिया ना उनको, यू लिख देते हैं, और सी डाल दिया तो यू लिख देंगे, 5-7 लिख के ले आएंगे। तो मैं उनको कभी नहीं कहता कि तुमने गलत लिखा है, मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चे क्या करेंगे, सीख जाएंगे। धीरे धीरे बच्चे अब सीख जाएंगे। तो बच्चों को कहो कहना कि 5 साल की उम्र के बच्चों एकदम सही लिखो और लाइंस के अंदर लिखना है, तो ये अपने आप में क्या है, गलत बात है। अच्छा, दबाव नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए क्या, तो बिल्कुल क्या है, एकदम है सही बात है ये तो। दूसरी क्या है, 5-6 साल के बाद नाजुक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ऑन फाइनर मोटर स्किल फ्रॉम 5-6 ईयर ऑनवर्ड्स। क्या है कि 5-6 साल की उम्र का बच्चा हो जाता है जो, क्या नाम लिखा है, नाजुक कौशल बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। नाजुक कौशल का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर एकदम सही से लिखना, अपनी उंगलियों पर एकदम कंट्रोल हो गया, अपने दिमाग पर एकदम कंट्रोल है, एकदम सही से लिख ले। 5-6 उम्र की उम्र हो जाती है बच्चे में, तो ये अपने आप से इसका सही डेवलप हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक पूरी क्लास ली थी असर्शन और रीजन वाली, कथन और कारण वाली, कि दोनों ध्यान रखना आप
कि इसमें जो बात हो रही है वही बात इसमें होनी चाहिए, और बातें अगर सही है दोनों, और जो इसमें बात की गई वही इसी में बात की गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसकी क्या करता है, सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। इसमें 5 से 6 साल वर्ष की उम्र के बच्चों की बात की गई है, इसमें 5 साल के बच्चों की बात की गई है, तो दोनों बातें एकदम क्या है, सही है और सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो जो ऑप्शन तीसरा ये इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा। हाँ, इसमें बस एक ही ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कथन कारण वाला, असर्शन रीजन वाला, बातें सही हो और जो बात कथन में हो रही है, असर्शन में हो रही है, वही बातें किस में होनी चाहिए, वही बातें रीजन में होनी चाहिए। वही बात अगर रीजन में होगी तो वो उसका आंसर क्या होगा कि ये इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओवन एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड फिनोमिना ऑन बीइंग प्रोब्ड। जो चाहिए क्या हमारा, ठीक है। As to why does it rain, Sia says God was tired and cried. His tear drops make buckets of water in his shoulders. ठीक है। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को समझने के लिए स्वयं व्याख्या करते हैं, ठीक है, कि उनके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी खुद क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, खुद एक्सप्लेन करेंगे। बारिश क्यों होती है, बारिश क्यों हो जाती है, पूछ जाने पर सिया क्या कहती है, सिया कहते हैं कि ईश्वर थक गए हैं और रोए, थक गए बेचारे और रोने लग गए, तो उनके आंसू से उनके कंधों पर पानी की बाल्टियां बन गई, आंसू कंधों पर बाल्टियां बन गई, इस कारण क्या होगी, बारिश हो गई। तो क्या है, यह दर्शाती है कि बच्चों का दृष्टिकोण स्व केंद्रित होता है और वे दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे तार्किक सोच करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है, सिद्ध करती है कि बच्चों का चिंतन वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम होता है। संकेत देती है कि बच्चे अभी तक सांस्कृतिक प्रवेश के अनुरूप संदर्भ समझ होते हैं, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑप्शन है भाई, और ये ऑप्शन देखकर बताओ कि इसका सही आंसर है क्या होगा। तो पहला देखो, पहला हम देखते हैं, यह दर्शाती है कि बच्चों का दृष्टिकोण स्व केंद्रित होता है, मतलब इगोसेंट्रिक होता है, और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते। बात तो ठीक है कि बच्चों का दृष्टिकोण क्या है, इगोसेंट्रिक होता है, दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते, ठीक है। अगला देखते हैं, यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे तार्किक सोच करने में सक्षम नहीं होते। ये गलत बात है भाई, तार्किक रूप से सोचने में सक्षम नहीं होते, ऐसा तो नहीं है, शुरुआत में नहीं होते, फिर धीरे धीरे वो चीज उसमें डेवलप हो जाती है। सिद्ध करती है कि बच्चों का चिंतन वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम होता है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि जो थिंकिंग होती है बच्चों की वो क्वांटिटेटिवली, ये क्या कहता है, कम होती है, कम होती है। तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि बच्चे और बड़े उनकी जो मतलब मात्रा में क्या होगी, समान होगी, मात्रा में समान, क्वांटिटी में क्या होती है, समान होती है, जबकि जबकि टाइप उनके डिफरेंट होते हैं। टाइप क्या होते हैं उनके, डिफरेंट है होते हैं, अलग अलग है होते हैं। तो ये ऑप्शन अपने आप में क्या हो गया, फिर गलत हो गया कि मात्रा तो जो है, क्वांटिटी है वो समान है बच्चों की और बड़ों की, फर्क क्या होता है उसमें, टाइप टाइप में होता है, प्रकार में। संकेत देती है कि बच्चे अभी तक सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप संदर्भ समझ होते हैं, जिसमें वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। indicate that children have not yet been rooted in their cultural context which they try to understand. नोट है भाई, संदर्भ समझ नहीं होती, पूरा आंसर इसका क्या होगा, नहीं होती, ये ऑप्शन है पूरा। बच्चों में देखिए प्रवेश संदर्भ नहीं होती जिसमें वो घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, ये भी अपने आप में क्या हो गया, गलत आंसर है। सही आंसर इसका क्या होगा, यह दर्शाती है कि बच्चों का दृष्टिकोण स्व केंद्रित होता है, वे दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, चिल्ड्रन हैव एन इगोसेंट्रिक व्यू पॉइंट एंड डू नॉट कंसीडर देयर। सही है, यही है।
नेक्स्ट है प्याजे डिस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज ओकरिंग इन। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? संज्ञानात्मक विकास का पहला ऑप्शन है एक सतत निरंतरता के रूप में, अतिव्यापी संस्कृति, विशिष्ट चरणों के रूप में, चार गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में, तीन प्रगतिशील रूप के अंदर। तो प्याजे को क्या है भाई, आपको पता है कि एक सतत निरंतरता के रूप में नहीं किया, अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरणों में नहीं दिया, जो कल्चर चीज है ये किसने बताई थी? वाइगोत्स्की ने बताई थी। कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल नहीं कहा। 3 प्रोग्रेसिव लेवल, 3 लेवल, ये बात भी गलत है। लेवल कितने थे? 4। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? तीसरा ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अब एग्जाम ऐसे हो गए, आपको बहुत ज्यादा नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आपकी थोड़ी थोड़ी उड़ जानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं उड़नी, थोड़ी थोड़ी उड़ जानी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी उड़ेगी नींद, तभी आप अच्छे से पढ़ोगे और तभी आपका सीटेट क्या होगा भाई साहब? क्लियर होगा। और क्लियर होगा तो ही कुछ चांस बनेंगे अपनी बेरोजगारी का दूर करने के। दुर्गति बहुत है आदमी की, बेरोजगार आदमी की दुर्गति बहुत है। हमें तो पता है, हमने बेरोजगारी झेली है कुछ टाइम तक, और आप झेल रहे हो तो पता ही है। बेरोजगारी से पीछा छुड़ाना है, लगे रहो। थकना बिल्कुल मना है, थकना बिल्कुल मना है। हाँ, नेक्स्ट है भाई, कहाँ गया? विद्यालय में खेलते समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। 7 साल का लड़का है ऋषभ नाम का, उसने गुड़िया उठा ली खेलने के लिए। उसके कुछ साथियों ने उसकी पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। बच्चों ने क्या कहा? उसका मजाक उड़ा के रहे लड़कियों का खिलौना लेता है, लड़की है क्या तू? लड़की है एकदम। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लिंग भूमिका के लचीलेपन विकसित करना चाहता है, क्या विकसित करना चाहता है? जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी क्या करना चाहता है? उनमें डेवलप करना चाहता है। तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया, टीचर को कौन सी प्रतिक्रिया देनी है भाई? पहला देखो, ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़ियों का साथ नहीं खेलना चाहिए। मास्टर कहेगा कि ऋषभ बेटे, गुड़िया लड़कियों के खेलने की चीज है, लड़कों के लिए नहीं है। ये बात अपने क्या है? जेंडर बायस से लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाती है। ये बात अपने आप में क्या है? गलत है। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, क्योंकि उसके मित्र को यह मंजूर नहीं करते कि वो गुड़िया के साथ खेले। ये भी बात गलत है कि मास्टर ये कहे कि तुम्हारे साथी नहीं खेले तो गुड़िया छोड़ दे बेटे, किसी और खिलौने के साथ खेले। ये बात अपने आप में क्या है? गलत है। चुपचाप गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को बिना कुछ कहे खिलौना कार दे दे, कि चुपचाप गुड़िया को हटा दिया और एक कार दे दी खेलने के लिए। ये भी अपने आप में क्या है? गलत बात है। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को बताना चाहिए कि वे अपने पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। एकदम क्या बिल्कुल है, सही बात है। क्या कहना चाहिए टीचर को कि जो भी खिलौने पड़े हो, जो मर्जी हो, वो खिलौना उठाओ और उसके साथ खेलो। ये नहीं देखना कि ये लड़के का है, ये लड़की का है, ऐसा भाव ही नहीं आना चाहिए। जो भी खिलौने पड़े वो उठा लिया और जो अच्छा लगे उससे खेलना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया? एकदम सही अप्रोच है, हो गया। तो आपको ऐसा ही टीचर बनना है। नेक्स्ट है विकासात्मक शब्दों में एक समय सीमा जिसके दौरान विकसित हो रहा बच्चा किसी विशेष प्रोत्साहन प्रतिफल के प्रति विकसित हो रही किसी विशेष क्षमता या क्रियाशीलता को कुशलता पूर्वक विकसित करने संबंधी एक बढ़ी हुई संवेदनशील अवस्था रखता है, विकास की खालिस्तान कहा जाता है। देखिए प्रश्न क्या कह रही है हमें? प्रश्न कह रही है कि डेवलपमेंट टर्म्स है, ठीक है, उनके अंदर क्या है? एक समय सीमा है, एक समय सीमा जिसके दौरान विकसित हो रहा बच्चा। ये एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर बच्चा क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। विकसित हो रहा बच्चा किसी विशेष प्रोत्साहन और प्रतिफल के प्रति विकसित हो रही विशेष क्षमता। कोई विशेष प्रोत्साहन है, प्रतिफल है, उसके प्रति उसके अंदर क्या एक विशेष क्षमता विकसित हो रही है, ठीक है। या क्रियाशीलता को कुशलता पूर्वक विकसित करने संबंधी एक बड़ी हुई संवेदनशीलता रखता है, उसे विकास की खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं बताओ? उसे क्या कहेंगे? प्रोत्साहन अवधि, उद्दीपक अवधि, महत्वपूर्ण अवधि, कूटलेखन, एनकोडिंग अवधि। एनकोडिंग पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, स्टिमुलस पीरियड और इंसेंटिव पीरियड। तो सही आंसर क्या होगा इसका? क्रिटिकल पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है? क्रिटिकल पीरियड, महत्वपूर्ण अवधि, इसका सही आंसर होगा।
अगला है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय खाली स्थान से काम करना चाहिए। जो एडीएचडी है, इस डिसऑर्डर से जो बच्चे जूझ रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए उसको। एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, एक तो बच्चे का ध्यान नहीं लगता, अटेंशन उसकी फोकस नहीं कर पाता चीजों के ऊपर, और अति सक्रियता, हाइपर एक्टिव होता है, एक्टिव बहुत ज्यादा रहता है बच्चा। तो टीचर को क्या करना चाहिए, विकर्षण और शोर करने के लिए उसको कहे कि बेटा शोर मचा, रोड़ा रप्पा मचा, जो करना जो कर। पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शन, लचीला हो सिलेबस, ठीक है। कार्यों को छोटे आसानी से प्रबंध के भागों में तोड़ने के लिए, कि जो वे काम कहेंगे उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ ले। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करें, यूजिंग मल्टी सेंसरी मटेरियल्स। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कार्य को छोटे छोटे आसानी से प्रबंध के भागों में तोड़ना। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जो बच्चे हद से ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए कि उनको काम दो कि वो जल्दी से कर लेंगे और वापस फिर बैठ जाएंगे, फिर वो क्या करें, वापस से कुछ उठा पुटा करेंगे। तो क्या करें, काम को अलग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ ले कि ये कर लिया, अच्छा ये कर लिया बेटा, ये कर, ये कर लिया, ये कर, ऐसे उनको बीजीएम में रखना है। नेक्स्ट होगा, लॉरेंस कोलबर्ग ने यह कहा कि, कोलबर्ग भाई जी ने क्या कहा है, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप पर होता है, जो मोरल डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस रूप से होती है। दूसरा क्या है, बच्चों में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक होते हैं, कल्चरल डिफरेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, प्रोग्रेसिवली स्टेज, ठीक है। बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, जेंडर डिफरेंस होंगे मोरल रीजनिंग में। तो क्या कहा है, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, मोरल डेवलपमेंट ऑकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेज। कितने स्टेज थी इसकी, 3 लेवल थे उसके और 6 स्टेज थे, 3 लेवल और 6 स्टेज। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के नैतिक विकास में किस स्तर में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इन मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोलबर्ग के सिद्धांत के हिसाब से बताओ कौन सी स्टेज में ये बात बच्चे में आती है। उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, दूसरी है गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल लेवल, तीसरी है प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत और कन्वेंशनल परंपरागत। ये बात आती है दूसरी स्टेज के अंदर। दूसरी कौन सी होती है, कन्वेंशनल पहली होगी, प्री कन्वेंशनल दूसरी, पोस्ट कन्वेंशनल और तीसरी क्या सी होगी, पोस्ट कन्वेंशनल होगी। सही आंसर क्या होगा इसका, परंपरागत। ये दूसरी है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा ये सोचता है, इसमें गुड बॉय और नाइस गर्ल ओबीडियंस होता है। इसमें बच्चे को ये बहुत भाव रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचता है, कि सारे मेरे बारे में अच्छा सोचे। इसलिए बच्चा तारीफ करने का बहुत एक तरीके से भूखा होता है, तारीफ पाने का। उसकी तारीफ करो कि शाबाश बेटे बहुत बढ़िया कर दिया तूने, शाबाश लगा रहे, तो बच्चा क्या फिर वही काम बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट है भाई, जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उलटफेर, ये समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी टिका के बैठे रहो, सुख शांति से पानी पूरी पीते रहो, बीच में लगे रहो, बिल्कुल थमना नहीं है। एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर बैठा है आपके। अच्छा, क्या है कि 4+5, बच्चा क्या है 4+5 9 तो जानता है, बट 9 - 5, 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। इसके पीछे एक तरफ को समझने में असमर्थ है, इसके वो लॉजिक को नहीं समझ पाता। क्या कारण है इसका, जीववादी सोच है, एनिमिज्म होगा, अपरिवर्तनीयता, इरिवर्सिबिलिटी होगी, स्व केंद्रित दृष्टिता, इगोसेंट्रिसिज्म होगा, संवेदी पर केंद्रित पहचान होगा, परसेप्चुअल ओरिएंटेशन होगा। तो सही आंसर क्या होगा, जीववादी सोच का मतलब होता है बच्चा निर्जीव चीजों को, नॉन लिविंग चीजों को लिविंग समझता है, निर्जीव को सजीव समझता है। जैसे बच्चे गुड़िया अगर गिर गई तो बच्चा रोने लग जाए कि हाय मेरी गुड़िया बेचारी को दर्द हो गया। अपरिवर्तनीय होता है इरिवर्सिबिलिटी, ये चीज होगी कि बच्चे में पलटावी गुण बोलते हैं इसको हिंदी में, परिवर्तनीयता पलटावी गुण, रिवर्सिबिलिटी बोलेंगे। और इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि 4+5 9 तो कर लेगा, 4+5 बच्चे ने 9 तो कर लिया, पर 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेंगे, ये बच्चा नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण। जब बच्चे में ये डेवलप हो जाता है रिवर्सिबिलिटी तो बच्चा बता देगा, और नहीं डेवलप होगा तो बच्चा क्या होगा, वापस कंफ्यूज हो जाएगा, वापस फिर वैसे ही माइनस को अपने प्रॉपर तरीके से करेगा। तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी के मतलब लेवल पर बच्चा जब ये चीजें
उल्टा दिया, चीजों को पलट दिया, तो बच्चा नहीं कर पा रहा, असमर्थ हो गया उसमें। नेक्स्ट है भाई, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, ध्यान समझना। मास्टर जी है उनको स्टूडेंट से दूर रहना चाहिए, एक बात। दूसरा, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। क्या चीज बताई थी मैंने सोल्व करने के लिए, कि दोनों जगह एक ही बात होनी चाहिए, जहां इसकी बात हो रही है वहां इसी की बात होनी चाहिए, और दोनों अगर सही बातें हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसकी क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो टीचर को स्टूडेंट से दूरी बनाकर रखे, ये अपने आप में क्या है, गलत बात है। और जिम्मेदारी अधिगम की लर्निंग की उन्हीं के ऊपर डाल दे, तो ये तो अपने आप गलत बात है, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होगा, कि जो लर्निंग है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना होकर एकाधिकारवादी हो, कि टीचर जो कहे वही सही है, टीचर की चलेगी, तो ये अपने आप में क्या है, गलत बात है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। तो दोनों ही बातें गलत है, तो ये यार दोनों गलत है, ये दूसरा इसका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है, हो गया। नेक्स्ट है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आचरण बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। लेवाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। देखिए स्कैफोल्डिंग मैंने पीछे भी बताया था, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, सहायता। और ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की, एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है बच्चा ताकि और अच्छा बेहतर बच्चा सीख सके। तो ये कह रहा है जो आचरण है स्कैफोल्डिंग बच्चों को सीखने पर बाधा डालता है, ये अपने आप में गलत बात है, बाधा नहीं डालता, उसकी हेल्प करता है। तो बच्चे पर्यावरण पर कार्य करके उसमें हेर फेर करके, देखिए हेर फेर करना, इधर उधर बातें करना, ये अपने आप में क्या गलत बात है, दोनों ही गलत है इसमें। तो ए और आर दोनों गलत है, ये इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, हो गया। नेक्स्ट है, बस 3 ही बच्चे हैं, धीरज रखना, चाय पानी पी सकते हो, बीच बीच में उठ के नहीं जाना, आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल आपके सिर के ऊपर, आपके टाट के ऊपर बैठा है, आपके सिर के ऊपर बैठा है, सीटेड, ध्यान रखना है इस चीज को। तो निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को कौन सही से डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। तो अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से मिलती है मोटिवेशन। दूसरा अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना आती है, जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन की भावना से मोटिवेशन मिले, वो अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, मतलब बंदा आनंद से करे वो चीजों। और अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, इंटरनल फैक्टर से आती है, वो चीज हो। तो बाहरी बतानी है हमें, देखिए आंतरिक कारणों से आएगी तो इंटरनल होगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो गया। जो व्यक्ति को आनंद है, तो आनंद आता है, आनंद मतलब भीतर की चीज है भाई, आनंद आएगा तो बच्चा, मतलब बच्चा या आदमी कुछ भी काम करेगा, तो ये भी क्या हो गया, आनंद भीतरी चीज हो गया, तो ये भी गलत ऑप्शन है। जो व्यक्तिगत संतुष्टि हो, मतलब बच्चे को, मतलब बच्चा हो, बंदा हो, कोई भी हो, उसको संतुष्टि मिले काम करके, तो वो भी संतुष्टि भीतर की चीज होती है, तो ये भी गलत चीज है। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, वातावरणीय परिणामों से आती है, तो क्या होती है, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, यही है वातावरणीय, जो बाहर के एनवायरमेंट से आएगी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, होगा। पहला इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा, बाहर से आ रही है। नेक्स्ट है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है भैया, प्याजे के बता दो मील के पत्थर। संवेदी चालक अवस्था ध्यान रखना, सेंसरी मोटर स्टेज में से पूछा है। जीववाद और परिवर्तन, एनिमिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा वर्गीकरण और क्रमबद्धता, क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन। नेक्स्ट है वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुकरण, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डेफर्ड इमिटेशन। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगनात्मक तर्क, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। किसे कौन सी में पूछा है, ये पूछा है हमें संवेदी चालक अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर कौन सा हुआ, जीववाद और परिवर्तन, ये होता है दूसरी स्टेज के अंदर बच्चे की, जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है, उसके अंदर। जीववाद का मतलब होता है सजीव को निर्जीव समझना, नॉन लिविंग को लिविंग समझना, गुड़िया गिर गई तो उसके लिए हाई, इसको दर्द हो रहा है। वर्गीकरण क्रमबद्धता, ये कौन सी थर्ड स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये चीजें आती है। वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुकरण, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आता है, इसी के अंदर आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होता है बच्चे में, 14 से 18 माह के अंदर,
14 से 18 महीने के अंदर डेवलप हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या हुआ, बच्चे क्या थे, मान लीजिए मोबाइल है, आपने मोबाइल पकड़ा और यूं कहा कि बाज ले गया, चिड़िया ले गई और आपने पीछे छुपा लिया। जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास हो जाता है तो बच्चा क्या करेगा, पीछे आके देखेगा कि नहीं नहीं, चिड़िया नहीं लेकर गई, आपने छुपाया है, ऑब्जेक्ट वही है। और जब तक डेवलप नहीं होता तो बच्चे को लगता है कि चीज गायब हो गई, चिड़िया ले गई चीज को। तो ये चीज होगा। प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगनात्मक तर्क मैंने बताया था, ये जो आखिरी स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसमें डेवलप होता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, बच्चे अविनियमित पैदा होते हैं, उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। बोर्न अनरूली एंड नीड टू सोशलाइज्ड। चलो भाई ठीक है, इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उसकी नियति तय करती हैं। कम थ्रो इन वर्ड विद जेनेटिक कोड्स दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी है। नेक्स्ट है, इस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ठीक है, जो कल्चरल एनवायरनमेंट है उससे वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं। कम इनटू इन दिस वर्ल्ड एज टेबुला रासा और ब्लैंक स्लेट, इस संसार में खाली प्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो बच्चे के लिए कौन सी बात सही है, खाली प्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं? ये बात बिल्कुल है गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक आदमी था जॉन लॉक, उसने ये बात कही थी, फिर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उन्होंने उस बात को नकार दिया कि बच्चा ऐसा नहीं है कि खाली स्लेट होता है, माँ के पेट से ही बहुत सारे इमोशन, बहुत सारी चीजें वो सीख कर आता है। जैसे अभिमन्यु ने माँ के पेट में सीख लिया था चक्रव्यूह की रचना। पता नहीं सच है कि नहीं बात, पर ऐसा सुनते हैं। ठीक है, तो कोरी स्लेट के रूप में बच्चा बिल्कुल भी नहीं आता। इस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। ठीक बात है, भी होते हैं ऐसा। तो इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उसकी नीति तय करते हैं। ना 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 ना, नीति नहीं तय होगी, डेस्टिनी का कोई चक्कर नहीं है, ये बात अपने आप में गलत है। अनरूली अविनीत पैदा होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। सही चीज क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं। आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड ग्रोवन अप। ये इसकी क्या एकदम बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा सोल्व हो गया है। 2020 से लेकर 2026 तक के क्वेश्चन पेपर हम सारे सोल्व करेंगे। आप लगे रहिए, आपकी तैयारी बेहतर होगी। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।